क्या पूछ रहे थे? अभी तक नहीं लगी। समझ नहीं आया, तुम क्या पूछ रहे थे? थोड़ा बांग्ला से हटो, थोड़ा हिंदी भी बोला करो, नहीं तो टोटल इंग्लिश बोलो। हैं? साई एस। चलो ठीक है, बोलो। हम्म, लिखा ही है अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलना है। मैंने कहाँ कहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन लिखा है? मैंने तो एक ही जगह बोला है अपोजिट डायरेक्शन। मैंने सिर्फ साई पी को साई एस के साथ में मैंने बोला है। देखो, एक जो आपका एनसीईआरटी बोलता है ये एक चीज ये है, दूसरा ये निकल के आया साई पी इक्वल टू माइनस ये। ये दोनों चीज है ना, तो कंफ्यूजन कहाँ है? किसने बोला तुम्हें ये चीज? मैंने कहीं कहा है कि साइपी और application का जो डायरेक्शन है वो मैंने कहीं कहीं कहा है कैसा? ये तुमने अपने मन से अज्यूम किया है। कैसे मन से अज्यूम कर सकते हो तुम? याद है? और पता है दिमाग जो है ना, कई बार जब टीचिंग कर रहा होता है तो वो वही सुनता है जो वो चाह रहा है। मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मतलब जो उसने ऑलरेडी रीड किया हुआ है वो उतना ही सुनेगा। कई बार इधर उधर की चीजें जो बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है उसको समझ नहीं पाता है। तो जबकि ये चीज तो मैं तुमको पहले ही बता रखा है। मैं जब तुमको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम लग ही रहा था कि अभी आए नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। इससे इससे दोनों चीजें निकल आती। पहली चीज तो तुम्हारा इससे निकल आता है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को मुझे पता था कि तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर समझने में दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि तुम ऑस्मोटिक प्रेशर को उसके मेजरमेंट से कंपेयर करा रहे हो। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली यहाँ पे लग रहा है, यहाँ यहाँ पे किस तरह से लग रहा है? जितना ज्यादा तुम यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा H2O कोशिश करेगा तेजी से अंदर जाने की, और सल्यूट क्या चाहेगा कि वो अंदर ना आए। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ। ठीक है, पर हम यहाँ से इसको मेजर कैसे करें? हाँ, तो हम तो मेजर नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ताकि यहाँ पे ये फोर्स यहाँ लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ताकि वो अंदर से जो H2O एंटर कर रहा है उसको हम क्या कर लें, रोक लें। ठीक है। नहीं, वो तो मैंने तुम्हें कल भी बार बार, तुमको गुस्सा जब मैं हुआ था तो मैं बोल रहा था ना कि दोनों की डायरेक्शन देख लो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है। तो एक चीज तो तुम्हारा क्लियर हो ही गया ना, कौन सा? आ, हाँ, ठीक है। अच्छा, इस चीज पे कंफ्यूजन का है। कंफ्यू कंफ्यूजन का सबसे बड़ा चीज है ये कंफ्यूज करता है। हर जगह पे यही कंफ्यूजन है, और सबको ये, तुम अकेले नहीं हो। तुम एमएससी करने, मान लिया अभी कोई बच्चा एमएससी करने पहुंच गया, एमबीबीएस नहीं हुआ, तो वहां पे भी जाके बच्चा इसी में रोता है, क्योंकि ये पढ़ेगा उसको उस समय समझ में आ जाएगा, छोड़ देगा फिर वो भूल जाएगा, फिर उसको समझ में आएगा फिर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इस तरह का टॉपिक, ठीक है। तो
ये एक चीज जो है, एक चीज अब देखो, मैं दोबारा से उस पे आ जाता हूँ। ये तुम्हारा जो है, अगर तुम सिर्फ इससे ऑस्मोसिस समझना चाहते हो, सिर्फ क्या समझना चाहते हो इससे, ऑस्मोसिस, तो तुमको पता चल गया कि यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे हो वो एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। वो है नहीं, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर वो ऑस्मोटिक प्रेशर वो किसके इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोल दिया कि ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। टाइम से आया करो जरा सा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, एक एक एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ ही गया होगा, ये जो पुराना वाला एक्सपेरिमेंट था ऑस्मोटिक प्रेशर जानने के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने तुमको एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी बता रहा था, यूट्यूब जो एक्सपेरिमेंट, वहां से भी आप उस चीज को समझ सकते हो। ये और वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब इसके बाद एक जो एनसीईआरटी इस वाले स्टेटमेंट के बारे में बोलती है, इस वाले एक्सपेरिमेंट के, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों किया है, इसको वो कह रहा है कि ये मान के चलो कि ये क्या है बच्चे, एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे ही तुम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करोगे तुम पहुंच जाओगे वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। और यही एक्सटर्नल प्रेशर वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में क्या है, साइज, ये तो है ना, कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आप यहाँ पे लगा रहे हो, सपोज करो यहाँ पे तुमने भर रखा हुआ है क्या, सुक्रोज सोल्यूशन। ठीक है, या मैं तुमको थोड़ा सा और बैक में ले जाता हूँ, फिर से तुम आ जाओ वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। वाटर पोटेंशियल में मैंने बताया कि तो दो मेन कंपोनेंट है, वो कौन कौन से हैं, साई एस प्लस साई पी। ओके, अब देखो प्योर वाटर का जो साई डब्ल्यू है वो क्या है, बाई कन्वेंशन जीरो। समझ में आई बात, जब तुम साई डब्ल्यू का फार्मूला यूज करते हो तो कौन सा फार्मूला यूज करते हो, साई एस प्लस साई। क्यों जीरो है उसका मतलब, कन्वेंशन में तो मान लिया गया, बट ऐसे तो नहीं मान लेगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। तो लॉजिक ये है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई पी जीरो। जब तक कोई एक्सटर्नल प्रेशर इस पे नहीं लगा रहे, ओपन सिस्टम की बात की जा रही है, बीकर में भरा हुआ है ओपन सिस्टम। अगर मैं बोल दूं सेल की बात है तो चेंज हो जाएगा। क्यों, और सेल में भी डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि सेल किस स्टेज पे है, वो फ्लैसिड है, वो टर्जिड है, वो प्लाज्मोलाइज्ड है, किस स्टेज पे है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। पर अभी मैं ओपन सिस्टम बीकर की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ साइड पे क्या है, जीरो। ओके, और सल्यूट है नहीं तो साइएस भी क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, साई डब्ल्यू जीरो होगा। यही चीज तो है। अच्छा चलो हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इसको तो तुम जीरो ही रहने दो, इसको हटा दो। हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया सभी, कोई भी, जैसे ग्लूकोज डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, जो भी डाला। तो जब यहाँ पे सल्यूट डालोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर के फ्री मालिक्यूल है, फ्री मालिक्यूल से ही क्या है, वाटर पोटेंशियल है। फ्री मालिक्यूल से ही तो वाटर पोटेंशियल है। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे सल्यूट डाल दिया तो सल्यूट ने क्या किया, वाटर के मालिक्यूल्स को अपने साथ बाउंड कर दिया। मतलब कि जो फ्री थे अब वो फ्री रहे नहीं, तो जितने मालिक्यूल को बाउंड कर लेगा उसी हिसाब से साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये जो फार्मूला में हम इस तरह से लिख रहे हैं तो एटलीस्ट इस साइएस की वैल्यू इसके साथ मैच करनी चाहिए बाई यूनिट, बाई। तो उन्होंने कहा कि सल्यूट को हम कैसे मेजर करें, सल्यूट को, ये जो सल्यूट, भाई सिंपल सी बात है, ये सल्यूट जो डाल रहे हो उसका जो सल्यूट पोटेंशियल होगा, मतलब कहने का, सल्यूट पोटेंशियल को अगर थोड़ा आप संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद समझते हो हिंदी में, ठीक है, मतलब सल्यूट का पोटेंशियल, ठीक है, ये जो सल्यूट डाल रहे हैं उसके पोटेंशियल की बात करोगे, और उसका पोटेंशियल क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करा ले। और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कराएगा
फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, साई डब्ल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर तुमको बोला जाए कि तुम मेजरमेंट बताओ सॉल्यूट पोटेंशियल का, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पास तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, जितना कम कर देगा वही उसका मैग्नीट्यूड है। क्योंकि वो कम कर रहा है इसलिए साइन कौन सा यूज कर दोगे? बात समझ में आई? जितना सल्यूट डालने में जितना वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जितना वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विद निगेटिव साइन, क्योंकि वो कम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सल्यूट पोटेंशियल आपका निगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है, तो साइन उसका आया। यहाँ पे इसलिए नहीं रखो क्योंकि जब वैल्यू रखोगे, जैसे मैं बोल दूं कि साई एस 5 है, तो अंडरस्टूड हो गया कि वो क्या है। जैसे साई पी अगर एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज कर लो यहाँ पे पिस्टन से आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, तो अब ये ओपन सिस्टम नहीं रहा। दैट मीन्स कि ऊपर से जितना प्रेशर लगाओगे तो करेगा क्या, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उसका रैंडमनेस क्या करेगा, बढ़ा देगा। बढ़ाएगा कि नहीं रैंडमनेस? और जैसे ही रैंडमनेस बढ़ाएगा डब्ल्यू की वैल्यू राइज करने लगेगी, करने लगेगी। या अभी और सोचो, सपोज कर लो सोल्यूशन है, वाटर नहीं है, ये क्या है, आप प्रेशर बढ़ाओ, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, तो जो सल्यूट के साथ वाटर इंटरेक्ट है वो सल्यूट को क्या करने लगेगा, छोड़ने लगेगा। दैट मीन्स की फ्री मॉलिक्यूल की नंबर, दैट मीन्स की साई डब्ल्यू इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर अगर जैसे मैं बोल दूं कि मुझे साई डब्ल्यू 0 लाना है, तो यहाँ पे -5 सल्यूट पोटेंशियल था, आप यहाँ पे +5 का एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो, तो ये टोटल क्या हो जाएगा जी। बात समझ में आई? तो सल्यूट पोटेंशियल को हम किस टर्म में पढ़ रहे हैं, इन टर्म ऑफ वाटर पोटेंशियल है वो सल्यूट पोटेंशियल, पर जब हम उसको पढ़ेंगे किसके टर्म में पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल। कैसे वाटर पोटेंशियल के टर्म में पढ़ रहे हो कि उसके डालने से वाटर पोटेंशियल में कितना डिक्रीज होता है वही उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात मत करो, यहाँ पे बात करो साइन की। क्यों? क्योंकि डिक्रीज एंड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज कर रहा है इसलिए साइन कौन सा ले लिया, निगेटिव ले लिया। तो सेम कॉन्सेप्ट अब आप यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे यूज करो। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, ओपी जिसको पहले बोल रहे थे, वो एक्सटर्नल प्रेशर, उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो नहीं कर सकते? ठीक है तो वो एक्सटर्नल प्रेशर ही ना, चाहे उसको तुम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल लो चाहे बोल लो, जब ऑस्मोसिस पढ़ोगे तो उसको बोलोगे तुम ऑस्मोटिक प्रेशर, जब वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बोलोगे तो उसको तुम क्या बोलोगे, साइड। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, मैंने क्या बताया था कि ये प्योर वाटर है, ये प्योर H2O, दैट मींस का इसका साई डब्ल्यू 0 है। यहाँ पे सुक्रोज सोल्यूशन है, इसका मतलब इसका कुछ साई डब्ल्यू निगेटिव में रहा होगा। हम क्या चाहते हैं कि इसका साई डब्ल्यू क्या हो जाए, हम भी चाहते हैं कि इसका साई डब्ल्यू 0 हो जाए, है नहीं? क्या चाहते हैं, 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये अगर साई डब्ल्यू करना चाहते हैं तो उस फार्मूले पे जब वैल्यू पुट करोगे तो साई एस, थोड़ा उल्टा कर दो, साई पी इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा। मतलब कि आप एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर लगा दो, साई मैग्नीट्यूड, क्या फिर से क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऊपर से लगा दो। जैसे ही यहाँ पे जो है उतना एक्सटर्नल प्रेशर लग जाएगा, जैसे यहाँ -5 का साई एस और मैंने 5 का +5 का क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड, वो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे भी साई डब्ल्यू 0 और यहाँ पे भी साई डब्ल्यू, दैट मीन्स कि देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ, याद रखना नो नेट मूवमेंट, तो चलता रहेगा बच्चे, मूवमेंट तो चलता रहेगा, केमिस्ट्री तो जान ही रहे हो आप। ठीक है, बट वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है, ना कि ये नहीं बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोल रहे हो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने क्या बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू साई एस, और डायरेक्शन वो फिर से डायरेक्शन बोल दिया, साइन क्या होगा, नेगेटिव, हालांकि डायरेक्शन ही साथ लिखा हुआ है, चेक कर लेना क्या लिखा, मुझे याद नहीं क्या लिखा है। अरे एनसीईआरटी देखना,
इसमें मत देखना, इसमें तो मैंने सारा डायरेक्शन लिखा रखा है। ऐसा क्या लिखा रखा है? एनसीईआरटी देखना। अभी भी कोई डाउट है? हाँ हाँ बोलते जाओ, मैं एक रेस कर लेता हूँ, बोलते जाओ। नहीं, अगर आप फिर से देखो, सोल्यूशन है उसका साइड डब्ल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, सल्यूट मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर रखा, तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? निगेटिव होगा। अब आप तुम चाहते हो कि जीरो हो जाए, तो तुम क्या करोगे? ऊपर से प्रेशर लगा दो। जैसे ही प्रेशर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है, ये वाला जो सल्यूट है वो निगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है, तो दोनों को अगर इक्वल कर दो इन निगेटिव मतलब अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हो जाएगा। वहां पे दो कंट्रीब्यूट है, ये एक्चुअली आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो। इसमें आपको पता है कि इसके साथ में दो और दो कंपोनेंट, साई जी प्लस साई एम, पर साई एम भी अप्रोक्सीमेटली क्या है? जीरो है। और साई जी भी अप्रोक्सीमेटली क्या जीरो है? जीरो है। तो हम सिर्फ कितने को पढ़ते हैं? इतने को पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है वैसे भी जो बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अगर, वैसे बच्चे क्या होता है ना कि असल में टीचर इससे बचता है, सिंपल सी बात। क्यों बचता है? कि वो अपना इतना टाइम वेस्ट वेस्ट इतना टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहता। तो देखना, बहुत कम टीचर इस पे इसको ये पढ़ाएगा, जाके नहीं पढ़ाएगा। तो पता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाऊँ। हाँ, पर अगर ढंग से कहीं ग्रेजुएशन वाले कॉलेजेस में या स्पेशल उस तरह के कॉलेजेस में हो रहा है, बॉटनी कोई पढ़ा रहा है स्पेशल, तो वो जरूर पढ़ाएगा। ठीक है। और चूंकि इस लेवल पे एक चीज और तुमको बताता हूँ कि 99% जो स्टूडेंट है, 1% को छोड़ रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट कोचिंग से पढ़ के गया है उसी को कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, स्कूल वाले का कॉन्सेप्ट। मैं 1% को छोड़ रहा हूँ, 99% की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ढंग से नहीं पढ़ाया गया तो आगे भी ये कॉन्सेप्ट वो ही रहेगा। स्कूल वाले भी बच्चे कहाँ से हो जाएगा, तो पता नहीं क्या है। शायद बच्चा भी नहीं पढ़ना चाहता, टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता है जितना कंटेंट को चाहिए पढ़ाने के लिए। ये तुम्हारा तो सिनेरियो अलग हो गया। हमारा तो क्या हो गया? कोरोना हो गया। अच्छा, तो मुझे भी पता है, मैं भी अपने स्कूल डेज में सिर्फ महीने में 1 आध दिन चला जाता था। क्या जाओगे वहां पे? 4-5 घंटे की क्लास में 5 घंटे लगते थे, 50-50 मिनट की, उसमें से एक टीचर आया, बाकी टीचर ही नहीं आया। क्या करोगे? हर जगह गवर्नमेंट स्पेशली। और प्राइवेट में क्या है कि प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कन्वेंट एजुकेशन से, तो उनको सबका काफी बच्चों का ट्यूशन लगा होता है अपना। तो बच्चा सीरियसली वहाँ पढ़ता नहीं है। तो जैसे जैसे मैनेजमेंट को पता चलता है कि बच्चा सीरियस नहीं है, बस बच्चे को मार्क्स से मतलब है, तो फिर टीचर्स भी वैसे ही होते हैं, हायर करते हैं वैसे ही। भाई अगर आप जो है अच्छी टीचिंग देना चाहते हो तो टीचर केपेबल लाना पड़ेगा आपको, उसको पता है सारी चीजें। और केपेबल टीचर बिना पैसे के आएगा नहीं, तो बहुत पैसा चाहिए। मैनेजमेंट गिर गिर पड़ने लगेगा उतने पैसे। तो वो सारी चीजें अभी मैं देख रहा था, मतलब क्वालिटी टीचर बच्चे एक तो हैं बड़े कम, अभी तो फिर भी आने लगे। नहीं तो जब मेरे टाइम होता था, मैं बता रहा हूँ कि मेरे टाइम में 3 सब्जेक्ट में इसमें से इसको तो पढ़ाया ही नहीं। मैंने नहीं, मुझे नहीं पढ़ाया गया। मैं 1 साल बीच में मेडिकल की प्रिपरेशन किया मैंने। तो मैं इलाहाबाद में था, प्रयागराज जिसका नाम हो गया आज की डेट में। तो बायोलॉजी में बच्चे, एक एमबीबीएस टीचर आता था, उसको अपना एमडी एमएस के एग्जाम देने थे। तो
ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही गिर पड़ रहा होता है। जितने टाइम पढ़ाया ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया, और उसको चूंकि अपना एग्जाम क्लियर करना था तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को आसमान छूने की कोशिश कर रहा है वो चीज़। और बॉटनी का क्या था कि एक पीएचडी कर रहे थे टीचर को, उनको भी था कि बस टाइम पास करवाना है, टाइम पास करने में नाम ले लेके। और होता क्या है ना कि जैसे आप कोचिंग में जो आगे बच्चे बैठे हुए होते हैं, जिन्होंने 4 साल कोचिंग कर रखी है ऑलरेडी, तो उनको उनको ऐसे लगता है, उनको ऐसे लगता है कि बायो तो उनसे ज्यादा आती ही नहीं। हाँ यही होता है, उनको बायो बायो में तो पढ़ना ही नहीं। तो वो, और उनको पता होता, टीचर को पता होता कि हमें बुलवाना किससे, तो उनसे ही बोलेंगे ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है। एक जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो करवाएंगे नहीं, तो पूरा का पूरा नल, पूरा जीरो। मतलब जेनेटिक्स पढ़ाने आया, बोले मेंडल्स के लॉज, मुंह से बोल दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सभी को पता है कि फर्स्ट है। तुम जरा से उसके कॉन्सेप्ट पे तो जाओ। नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो तुम पीएचडी कर रहे हो और मतलब कंप्लीट नहीं करके बैठे हो कि स्पेशली टीचिंग कर रहे हो, तो तुम पीएचडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीएचडी में ऑलरेडी बहुत काम होता है, टाइम नहीं होता पढ़ाने का, और ना ही अलाउड है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आपने, एक एग्जाम होता है ये जेआरएफ, ठीक है, कई सारी फंडिंग एजेंसी लाइक एसआईआर, आईसीएमआर, ये फंडिंग एजेंसी है, पीएचडी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबका गॉड फादर है, ठीक है। साइंस की फंडिंग है जिसे रिलीज होती है किसी भी चीज़ का रिसर्च पर्पज, इसकी ये छोटे छोटे प्लांट जो जो बेसिक साइंस है उनके साथ डील करता है, ये बायोटेक्नोलॉजी के साथ डील करता है, ये मेडिकल रिसर्च के साथ डील करता है, ठीक है। तो इनके इनके अपने अपने जेआरएफ, ये जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो जेआरएफ, ये फंडिंग एजेंसी ये क्या देंगे, पैसे देंगे 5 ईयर्स के, 5 ईयर्स पीएचडी के लिए। जब आप लोग पीएचडी एनरोल हो जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में तो 5 ईयर्स के लिए आपको पैसे देंगे, जिसमें से 2 साल जेआरएफ के होते हैं और 3 ईयर्स एसआरएफ के होते हैं, सीनियर रिसर्च के। आज की डेट पे तो काफ़ी मदद कर रही है, मतलब मुझे बहुत याद नहीं है पर शायद ये 33,000 है, और ये तो गवर्नमेंट ये साथ में कहते हैं कि आप ना तो पार्ट टाइम ना रेगुलर जॉब नहीं कर सकते अगर आप ये अवेल कर रहे हो, ठीक है। और उनको वो चलो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, कौन देखने वाला है। तो स्पेशली यूनिवर्सिटीज वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो वो इसलिए पढ़ाने आते, तो इसलिए ये जो वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, ये दुनिया जो है, ये उन्हीं का मतलब नाम लेके निकल गए थे। तो मुझे याद है कुछ कुछ दिमाग में रहता है कि क्या चल रहा था। तो टोटल बायोलॉजी का ये हिसाब था कि थी ही नहीं वहाँ। केमिस्ट्री वाले टीचर बहुत दमदार, रियली, मतलब एक एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाने के लिए शायद ही उस सिटी में उनसे अच्छा कोई टीचर रहा हो। जबरदस्त। पुष्पेंद्र यादव करके थे वो, अभी भी शायद वहाँ पे है। वो इतना तगड़ा पढ़ाते थे कि मतलब बच्चा आवाज नहीं करता था, वो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक उन्होंने भी नहीं पढ़ाई। इनऑर्गेनिक में सिर्फ जो स्टार्टिंग के हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह, वो वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जनरल टीचर ये 3 टॉपिक पढ़ाता है। तो वो उन्होंने जो है क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ा दिया था। पर वो भी जितने टॉपिक पढ़ाए थे वो भी दिग्गज ही पढ़ाए थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया, फिजिक्स मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा था, ठीक है। हालांकि फिजिक्स के टीचर वो भी आईआईटीएन थे, उनका भी हवा में चल रहा था। हवा में क्या चलेगा, वो पूरा टाइम फिजिक्स में निकाल देते। मैकेनिक्स में भी कौन सी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत टाइम बच्चा एक आध लेक्चर एसएचएम को दे देंगे, ग्रेविटेशनल को एक आध लेक्चर दे देंगे, बट मेजर टाइम उनका चला जाता है पूरा साल। तो मुझे ऐसा नहीं होता नीट का एग्जाम ऐसे नहीं क्वालिफाई होता, या मेडिकल का, मेडिकल एग्जामिनेशन में इसका कंट्रीब्यूशन कितने मार्क्स का है,
ये इंक्लूडिंग एसएचएम एंड ग्रेविटेशनल, इतना तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बाकी बाकी जो है, जो बाकी के टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं नीट के एग्जाम में, उनको पढ़ाया नहीं। तो नेट गेन केमिस्ट्री का था, नेट गेन केमिस्ट्री। देखो, इसी वजह से मैं आज भी केमिस्ट्री वाले टीचर का अपने बड़ा रिस्पेक्ट से नाम लेता हूँ कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर मैं केमिस्ट्री बच्चे एक बार गलती से बायो में घुस गया। वो मैं था ही नहीं किसी एंगल से, मतलब एक्चुअली बच्चे क्या होता है ना कि जब आप विलेज बैकग्राउंड से होते हो तो बहुत ज़्यादा आपको गाइड करने वाला कोई होता है। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, बट मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि नहीं, डॉक्टर बनाना, तो मुझे इंट्रोड्यूस तो करवा दिया बायोलॉजी, और बायोलॉजी से मैं बहुत डरता था, एक्सट्रीम डरता था, क्योंकि ना तो कोई ढंग का टीचर मिला मुझे पढ़ाना। मेन चीज़ तो यही होता है, मैं सही बता रहा हूँ कि अगर तुमको सही टीचर मिल जाए ना, तो तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट आता हो चाहे ना आता हो, तुमको इंटरेस्ट हो जाएगा उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो जो है क्या कहते हैं, गलती से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मेरे से खिंचती नहीं थी वो, ऊपर से अब मुझे रियलाइज होता है कि क्यों नहीं खींच रही थी। उसका उसका रीजन था, वहाँ पे मैं हिंदी मीडियम से था, मतलब मेरा 10th एंड 12th दोनों हिंदी मीडियम से था। तो वहाँ पे दो किताब चलती थी, एक ज्वालॉजी की किताब थी रमेश गुप्ता, ये ज्वालॉजी की, ठीक है, और एक थी एमटी कौशिक की। ये अपने आप में ग्रंथ होते इतने होते, मतलब इनमें इतना कंटेंट था कि उन बुक से आप एमएससी आराम से क्वालिफाई कर, इतना। तो अब ये कौन बताएगा कि बच्चे इनको नहीं पढ़ना। ऊपर से एक और इडियोटिक चीज मैंने की, मैंने सोचा बायो के लिए कोचिंग की क्या जरूरत है? मैं तभी मैं बताता हूँ ना कि सारी दिमाग में मेरी चीजें घूम रही हैं कि क्या सिनेरियो था उसके बाद, तो कोचिंग नहीं की। तो मतलब स्कूल का टीचर का मैंने हाल बता ही दिया कि हफ्ते में एक आध दिन कभी फिजिक्स का आ गया, कभी केमिस्ट्री का आ गया, कभी बायोलॉजी का आ गया, कभी इंग्लिश वाला आ गया, कभी हिंदी वाले का तो भगवान ही मालिक था। ये सब्जेक्ट थे मेरे यहाँ 5, ठीक है, +2 में, +1 +2 में। और तो यही होता था कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और मैं पढ़ने लगा इनको। ये पता नहीं था कि ये किताबें सिर्फ टॉपिक पढ़नी है, टॉपिक में भी से बहुत सिलेक्टेड चीज उठानी, पर ये बताएगा कौन? कोई नहीं बताया, तो मेरी बड़ी हालत खराब हुई 11th 12th में। समहाउ मैं बायोलॉजी की बात करें, मेरे मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन थी। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अबव 75, और मैं समहाउ पास हुआ बायोलॉजी। इतना इतना रियलिटी है। तो फिर मैं ग्रेजुएशन में एंटर कर गया। मुझे लगा कि 1 साल का जो ड्रॉप लिया मैंने, इसके बाद मुझे समझ में आया कि ये तो बायोलॉजी के नाम पे एनएल कर दिया जाए, और फिर इलाहाबाद का सिनेरियो है। वहाँ पे कोई भी टीचर, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कोई ढंग का स्टूडेंट कभी टीचिंग फील्ड पे इंटर ही नहीं करता था। उसका होता था कि, चूंकि मैं उस समय की बात है कि तब बेसिक साइंस का क्रेज होता था। ऐसा नहीं था कि बीएससी को ऐसे ही लोग समझ लें, जो बीएससी बायोलॉजी एमएससी बायोलॉजी कर रहा है, बॉटनी जियोलॉजी, उसको था कि नहीं मैं हूँ कुछ, तो वो इंटर ही नहीं करता था स्टूडेंट। या ये बोलो कि उस समय भी यही था कि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज था, ठीक है। बीच में कुछ टाइम आया, फिर गवर्नमेंट जॉब का क्रेज हटा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट भी, गवर्नमेंट जॉब लेना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, तो लोग अब प्राइवेट में ऑप्शन आए, तो जो है क्या कहते हैं, फिर कुछ टीचर अब आने लगे जो ढंग के बच्चे हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे पैसा करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मिलने लगा कोचिंग इंडस्ट्री। मतलब अगर कोचिंग इंडस्ट्री का मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास ढंग से आपने पढ़ाई की है, 4-5 साल पढ़ा लिया है, तो ये 25 से 30 परिणाम का है। अगर आपने ढंग से किया हो, एवरेज भी हो, तो आपने मान के चलो कि कितना तो है, एवरेज भी हो तो स्कूल और क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पे, ये चीज़ थी। और फिर खींचा नहीं, फिर मैं ग्रेजुएशन में एंटर कर गया। तो ग्रेजुएशन में एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि बॉटनी वाले जो टीचर थे, डिपार्टमेंट सेपरेट हो गए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अच्छा, मेरे कॉलेज का केमिस्ट्री वैसे भी बहुत दिक्कत था। आरसीएम का नाम सुने हो? आरसीएम खरजी, मोर कॉन्सेप्ट वाली जो बुक है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, नहीं सुना? नहीं सुना, जेई वाले एडवांस वाले बच्चे यूज करो।
वो टीचर मेरे ही है मतलब कॉलेज के थे, मैं उनसे पढ़ा हूँ फिजिक्स। तो दिग्गज टीचर थे वो, और उसमें कई सारे मतलब दिग्गज थे वो, केमिस्ट्री पूरा डिपार्टमेंट ही उसका, चाहे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, एजुकेशन कॉलेज। तो वहाँ पे, अच्छा ज्वालॉजी वहाँ का बर्बाद था, बहुत बर्बाद था ज्वालॉजी। अरे टीचर टेरिबल, टेरिबल टीचर थे वो। मतलब कि उनको भी एक कॉन्सेप्ट था, उनको तो जॉब मिल गई है ना, तो अब हम सिर्फ लेक्चर डिलीवर करेंगे। प्रोफेसर सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने के लिए होता है, समझाने के लिए नहीं होता है। ज्यादातर प्रोफेसर की मेंटालिटी यही होती है कि समझाने वाला काम सिर्फ कब तक चलेगा, 12th तक। उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंटर करेंगे, हम सिर्फ लेक्चर ओरली डिलीवर करेंगे, हमको बोर्ड पे पेन या चॉक यूज नहीं करेंगे, है ना बच्चे। चाक और पेन के आप समझा नहीं सकते किसी को, आप लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। और आज की डेट पे पता और अच्छा हो गया है, प्रेजेंटेशन बना लो, चला दो, मतलब एक चैप्टर को तुम 1 घंटे में उड़ा सकते हो, तो यही होता है। तो इस तरह से ज्वालॉजी फिर बकवास रह गई। फिर मुझे लगा, मैं त्रस्त आ गया था बायोलॉजी से पूरे, तो मैंने छोड़ दिया बायोलॉजी। मैं बायोटेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल, चाहे वो जेनेटिक्स में, मतलब चाहे क्लासिकल जेनेटिक्स हो, चाहे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे आप ये बोल लो कि मतलब ज़्यादातर टॉपिक है जो बायोटेक्नोलॉजी खुद है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल हैं। तो एक बार अगर आप पढ़ लेते हो ना ढंग से, तो कम से कम वो 1 आध महीना तो आराम से टिका रहता है। ठीक है। और दोबारा भी अगर आप उसके बाद रिवीजन करते हो, तो आपको पता कि अच्छा बेसिक मेन स्प्लिट डाउन तो ये था ना, बीच के कुछ एग्जाम्पल थे, उस तरह की चीज़ें फिलअप करनी, बाकी तो सही है। वो ठीक रहा। फिर मैं पीएचडी करने लगा। एट द एंड पीएचडी में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ। पीएचडी में क्या होता है ना बच्चे, किसी के रिजल्ट अगर आने लगे तो फटाफट आते हैं, और कहीं पे आप रुक गए तो हो सकता है 1.5 1.5 साल 2 2 साल लग जाए, आप उससे निकल ही ना पाए। वो छोड़ दो बच्चे। 8 इयर्स, 8 इयर्स मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और मैं इतना स्ट्रेट हो गया उससे, दूसरा कुछ फैमिली प्रेशर भी आने लगा कि मुझे था कि मैं फॉरेन निकल जाऊँ पीडीएफ के लिए। बट हाँ, मुझे मतलब, हाँ बहुत अच्छा था, मतलब आप उतना अच्छा तो नहीं बोल सकते हो, बट स्टिल आपको यूएस में या जर्मनी में, अच्छे अच्छे कंट्रीज में आपको पीडीएफ आराम से मिलता है पोस्ट डॉक्टरेट की, और पोस्ट डॉक्टरेट में इनफ मनी है। ठीक है, अगर अकेले जाते हो तो हो सकता है कि कम पड़ जाए, और अगर एज ए कपल जाते हो पहले से शादी वादी करके एज ए कपल, तो एक पर्सन का पूरा पैसा सेफ हो जाए। पूरा एक पर्सन का पूरा पैसा का मतलब है कि करीब करीब आप सेविंग करोगे इतने यूएस डॉलर, ठीक है, इतना यूएस डॉलर 35 से सेविंग हो जाएगी, या इससे भी ज्यादा, 4,000 के आसपास। और 4,000 का मतलब है कि करीब करीब 2.7 पर मंथ। ठीक है। तो मतलब इधर था, पर ये है कि फैमिली से फिर मुझे लगा पेरेंट्स अकेले, मैं सोचा यहाँ पे भी तो पैसा है ही। हाँ नसीब आया था। पहले 2 3 महीने तक होता है ना, ये चीज़ें हैं। और मैं तुम्हें बता रहा था कि बायोलॉजी का हिसाब किताब थोड़ा सा पुअर है। टीचर, अच्छा टीचर जो है जाना नहीं चाहता है, और जो रियली अच्छा है तो फिर वो चीज़ें बड़े जगह पे तलाशना स्टार्ट करता है। कौन से क्या करोगे जान के? नहीं, तुम्हें पता कैसे है कि रिसर्च पेपर पे पब्लिश होते हैं? फर्स्ट ऑथर, वो तो बच्चे पीएचडी का जो तुम्हारा काम होगा, जो फर्स्ट ऑथर ही पब्लिश होगा। दो मेन होते हैं, एक फर्स्ट ऑथर जो काम कर रहा है, और जो आपका सुपरवाइजर है उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग ऑथर। मतलब करस्पॉन्डिंग ऑथर का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो उसका जो आइडिया है वो किसका है, करस्पॉन्डिंग ऑथर का, सुपरवाइजर का। तो दो नाम तो होंगे ही होंगे।
उसके बाद फिर जो अलग से जो तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प की है, किसी भी फॉर्म में हेल्प हो सकती है, आपके साथ काम में हेल्प की, आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया बता दिया। नहीं तो जनरल तो आएगी, वैसे जनरल में ही निकलेगा वो पेपर जो है। अब जनरल में हो सकता है कि जनरल में आपका इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट फैक्टर जनरल, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाए, या हो सकता है कि अ, हाँ इंडियन जनरल्स भी हैं बाहर के, इंडियन जनरल्स का भी इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है, इंडियन जनरल्स का भी इम्पैक्ट फैक्टर होता है, बट वही है कि कम ज़्यादा की बात। तो जनरली इंडिया में जो पब्लिशिंग वो है, मतलब जो लोग पब्लिश कर रहे हैं वो 3 to 4 के बीच में पब्लिश कर रहे हैं। फॉरेन का भी यही है, पर कुछ फॉरेन की लैब्स बहुत तगड़ी हैं, पर उनमें इंटर करना जनरली जनरली लोग यहाँ से पीडीएफ करने के लिए लैब को जाते हैं, और पीएचडी करने के लिए 99% स्टूडेंट्स इंडियन लैब को जाते हैं। उसका एक और वजह है, क्योंकि वापस तो आपको इंडिया ही आना है, तो अगर आपने पीएचडी भी वहीं से कर ली और पीडीएफ भी वहीं से कर लिया, तो जो लिंक है प्रोफेसर के साथ में वो चला जाएगा, सिलेक्शन तो नहीं लिंक से होगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ तो जनरली, हाँ तो लिंक बना होना बहुत जरूरी है, और स्पेशली पीएचडी में कुछ नहीं होता है, पीएचडी में मेन है कि तुम्हारा जो मेंटोर है, सुपरवाइजर, वो कितना तगड़ा है। जितना तगड़ा पीएचडी सुपरवाइजर, उतना तगड़ा स्टूडेंट। तो जब भी अगर कभी किसी को ज्वाइन करना है, तो पहले ही टारगेट कर ले कि मुझे इस सुपरवाइजर को ज्वाइन करना। माइट भी चांसेस कि अच्छा हाँ, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन भी पीएचडी में बहुत ज़्यादा है, तो कई बार सुपरवाइजर तो बहुत तगड़ा होता है, पर वो परेशानी होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के अब कुछ लोगों को होता है कि नहीं हम परेशान हो लेंगे इससे, और अच्छा तो कुछ तो ना कुछ हो जाएगा, और इस वजह से वो करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं कूल सुपरवाइजर चाहिए, तो कूल सुपरवाइजर होगा तो थोड़ा सा पेपर में भी कूलनेस रहेगी, और दोनों कॉम्बिनेशन मिलने थोड़ा सा टफ है, मिल जाते हैं दोनों कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा। और वो सर दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ा लक की बात क्या है कि जैसे मान लिया तुम गए, इंटर किया लैब में, तुमको जो सुपरवाइजर काम दे रहा है वो काम क्लिक कर गया, काम क्लिक कर गया, सुपरवाइजर को क्या चाहिए, उसको रिजल्ट चाहिए। तो अगर उसको रिजल्ट मिलते रहे तो आपसे खुश रहेगा, आपको छोड़ देगा खुला कि जा मजे कर थोड़े से, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आए तो फिर वो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, और ज़्यादा बोलेगा कि नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए, वो आपको खुला नहीं छोड़ेगा, तो यही पे परेशानी आ जाती है। और कुछ लोग तो, कुछ सुपरवाइजर तो, छोड़ो, टाइम बहुत हो गया बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। बीच की बातें मैंने क्यों बताई तुमको, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, हाँ मैं जहां से डर रहा था मैं वहीं पे टपक पड़ा है। नहीं बच्चे, वो कोई सब्जेक्ट डरने का मेन वजह वही था क्या, टीचर। अगर आपको ढंग से टीचर मिल जा रहा है, वो आपको सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत अच्छा नहीं है तब भी, पर वो पढ़ा सिस्टमेटिक ढंग से रहा है, तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके बाद ये चीज क्यों हो रही है, इसके बाद ये चीज क्यों हो रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप बड़े अच्छे से चीजें फिर पढ़ते जाओगे। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि उसने सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ाया, तो सब्जेक्ट हैंडल नहीं होगा। इसलिए मैं कंटिन्यूअसली अपने नोट्स को मॉडिफाई कर रहा होता हूँ, कंटिन्यूअसली। मैं पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली मॉडिफाई कर रहा हूँ। उसका सिर्फ एक वजह है क्या, क्योंकि जो जो एक फ्लो है, जो एक सिस्टमेटिक चीजें आ रही हैं एक के बाद, वो मेंटेन होती रहे। उछल के एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे उछल के बिना लिंक किए चले जाओगे, तो फिर वो प्रॉब्लम है। स्टिल अभी भी बहुत सारी चीजें लैकिंग है मुझे लगता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हाँ तो मैं पढ़ा कहाँ रहा था, तो मुझे ये बताओ, नोट्स दिखाओ। हाँ, रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर कॉलम। अच्छा रूट प्रेशर खत्म है ना बच्चे, एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी का
इसी का रूट प्रेशर का ही पार्ट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैं तुमको पढ़ा क्या रहा था, मैं तुमको पढ़ा रहा था बच्चे क्या, वाटर मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ा रहा था, यही पढ़ा रहा था ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मैंने बताया कि दो पार्ट में आप स्टडी करोगे। कौन से पार्ट में स्टडी करोगे? फर्स्ट पार्ट कौन सा है? एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर, और दूसरा क्या है? एसेंट ऑफ सैल। ठीक है, दूसरा एसेंट ऑफ सैल। फिर मैंने बोला कि जब आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर पढ़ोगे तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज आएंगी। किस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज है। उनमें से दो थ्योरी थी, एक बोला गया क्या, एक्टिव, दूसरा बोला गया एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव। एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन था उसमें भी फिर देखा गया कि एक्टिव में दो टाइप का है, एक जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा हो और दूसरा बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। एटीपी का एक्सपेंडिचर। ऑस्मोटिक एक्टिविटी की वजह से और दूसरा एटीपी के एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि ये तीनों थियरीज, मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीनों थियरीज कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से गलत नहीं। ठीक है, परसेंटेज है कि कौन सा कितना एक्सेप्टेड है। ठीक है, जैसे ये बोला जाए कि ऑस्मोटिक एक्टिविटी, तो हर्ब्स के केस में रूट प्रेशर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक एक्टिव वाला यह पार्ट बनाता है। फिर बात होती है एटीपी एक्सपेंडिचर की। हेलोफाइट्स के केस में चले जाओ। हेलोफाइट्स कौन से प्लांट है? जो ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन थोड़ा सा, तो जब सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, मैंने कल क्या बताया था कि डाइल्यूट सोल्यूशन, सॉइल क्या है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है किसका, और अगर वो कंसंट्रेट हो जाए तो वाटर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे, अच्छा मैं कुछ मिनरल पे चला गया, ये सपोज कर लो रूट है। ठीक है, ये बेसिकली अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो यहाँ पे मिनरल्स क्या हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे मिनरल्स क्या हो जाएंगे, मतलब कि ऑस्मोसिस होगी नहीं होगी। दैट मीन्स अब क्या करना पड़ेगा, वाटर को ले जाने के लिए एटीपी के रूप से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हेलोफाइट्स के केस में, बाकी जगह पे नहीं, हेलोफाइट्स के केस में आपका ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, हेलोफाइट्स में करीब करीब 4% वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो इस तरह से होता है। हालांकि आपको इतना डेटा पे नहीं जाना है, ये है पैसिव। और सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, पैसिव। अप्रोक्सीमेटली डेटा बताता है कितना, 96%। ठीक है, और ये कैसे होता है भाई, इसमें कौन हेल्प करता है, मतलब इसका जो फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा ट्रांसपिरेंस। ठीक है, ट्रांसपिरेंस। वो जो वाटर कॉलम बना हुआ है, कल भी मैंने बताया था, वो वाटर कॉलम जो है कहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये आपका जाइलम, यहाँ से रूट निकला हुआ, ठीक है, रूट है। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्कार्सिटी हो जाएगी तो ये जो स्कार्सिटी वाटर की भी, ये कहाँ से फुलफिल करोगे, रूट हेयर के थ्रू सॉइल। ठीक है, तो ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड। बट किताबें पढ़ोगे तो आपको ये होगा कि कोई भी थ्योरी पूरी तरह से गलत नहीं है। हर एक थ्योरी जो एक्सप्लेन की गई है वो कहीं ना कहीं पे उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर होता है। ठीक है, तो आपके साथ एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में डिटेल दिया है, इन दोनों के बारे में, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोला, तो मैं भी बहुत ज्यादा इसमें एक दो लाइन लिखाऊंगा बस निकल लूंगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ गटेशन। गटेशन कुछ नहीं है, ये है बेसिकली लॉस ऑफ वाटर, या वाटर मत बोलो, लॉस ऑफ लिक्विड in the form of droplet, form of droplet from end of या vein ending, from vein
किसका? हाँ, हर्ब बोल सकते हो, स्पेशली जैसे टोमेटोज हैं, कोलोकैसिया है। अब ये याद रखना, यहाँ पे मैंने वाटर क्यों नहीं लिखा है बच्चे? इसलिए क्योंकि ये प्योर वाटर है नहीं। इसमें क्या होगा, ये जो लिक्विड है, ठीक है, इसमें आपको वाटर प्लस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक, ये प्योर वाटर नहीं होता, ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे मैं वाटर लिखा भी दूं तो ये प्योर वाटर नहीं, ठीक है। वाटर कहाँ से वो हो रहा है, ड्रॉपलेट इन द वेन एंडिंग। और ये जो वेन एंडिंग है, जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना दूं आपको, सो वाटर प्लस ऑर्गेनिक्स क्या लिखे हैं? सब्सटेंस लिख दो या सल्यूट लिख दो बच्चे, कुछ भी लिख दो, सल्यूट लिख दो यार, ठीक है ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो सल्यूट ही ना। जो ये जो एंडिंग है बच्चे यहाँ, ये ठीक है, जो टिप है लीफ की या लीफलेट की जो टिप है, वहां पे एक छोटा सा क्या होता है, पोर होता है, ठीक है। और ये जो पोर है इसको बोलते हैं बच्चे हाइड्रोथोड। ये हाइड्रोथोड को वाटर स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं, वाटर स्टोमेटा। अच्छा, ये हाइड्रोथोड बेसिकली ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। ये हाइड्रोथोड जो है, ये जो स्मॉल ओपनिंग है जिसको आप हाइड्रोथोड के नाम से जान रहे हो, वो ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। अच्छा, अगर तुम इसका, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जस्ट हाइड्रोथोड के नीचे बच्चे कुछ लूजली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल्स होती है। कैसी? लूजली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल्स, और इनको बोलते हैं बच्चे एपिथेम। क्या बोलते हैं, एपिथेम। एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी नहीं पूछेगा, अभी आपसे ये जो रेड से जितना डिनोटेड है वो पूछेगा, और स्पेशली ये हाइड्रेट कि मतलब जो गटेशन का वाटर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, हाइड्रेट से। हाइड्रेट को वाटर स्टोमेटा भी बोलते हैं। अच्छा देखो, जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज और ओपन होता रहता है, पर ये ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे गार्ड सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। एनसीईआरटी कितने बच्चों ने रीड किया कल जाके? किन नहीं रीड? कुछ नया मिला पढ़ने के लिए? क्या बोलो, नहीं पढ़ा मिला? हा? पिछले दिन अच्छा, पिछले दिन वाला जो कुछ नया मिला पढ़ने के लिए, नहीं मिला? हुँ? ठीक, मैं तुमको, चलो इसको पहले खत्म करता हूँ, फिर तुमको एक चीज बताता हूँ जो तुमने छोड़ी है वहां पे। इतना तो याद होना, इतना सारा चीज मेरे साथ खत्म नहीं कर सकता ना। याद रखना कि ये जो यहाँ पे इस लिक्विड की जगह में या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इम्प्योर वाटर,
ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बच्चे, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब वाटर को छोड़ के ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों मिलते हैं। और ये जो बच्चे लिक्विड है, इस लिक्विड को बोलते हैं क्या? ये जो इम्प्योर लिक्विड है उसको क्या बोलते हो? एक्सुडेट। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि जो एक्सुडेट है उसमें क्या क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक सॉल्यूट प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्यूट प्लस वाटर। अच्छा, ये ध्यान में रखना चाहिए, जो गटेशन की प्रोसेस है किसमें, कौन से प्लांट में पाया जाता है? फाउंड इन हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस। ओके, हर्बेसियस प्लांट के एग्जांपल दो जरा सा, जैसे टोमेटो। एग्जांपल जैसे टोमेटो, बोलो कैसिया। और एनसीईआरटी में एग्जांपल हो तो ध्यान दे लेना। ठीक है, टोमेटो, टोमेटो तो आपने सबने देखा होगा प्लांट। ठीक है, तो टोमेटो हर्ब्स है, उसमें अगर मॉर्निंग के टाइम पे जाओगे, ये भी याद रखना कि जो गटेशन की प्रोसेस है, ठीक है, रूट प्रेशर से जितनी रिलेटेड प्रोसेस है वो मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग। तो आपको ये देखने को मिलेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको गटेशन। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये पिक्चर में ये जो हाइलाइट कोड है, ठीक है, ये किसकी ओपनिंग है? जो वेन एंडिंग है उसकी ओपनिंग ऑलवेज ओपन रहता है। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पे एक वेन इस तरह से गई होगी, फिर आपकी इस तरह से गई होगी, जहां पे मार्जिन पे टकराई होंगी इस तरह किसी का वेन एंडिंग। ठीक है, वेन या वेनलेट भी बोल सकते हैं। तो ये, तो गटेशन के बाद एक और टर्म है बच्चे, एक्सुडेशन और ब्लीडिंग। बच्चे ये तब आपको देखने को मिलेगा अगर तुम किसी प्लांट को, हर्बेसियस प्लांट में स्पेशली देखने को मिल जाएगा, वैसे पीपल वगैरह में भी देखने को मिलता है। बड़ा प्लांट है पीपल को, जब नीचे से कट करोगे स्टेम को, उससे खूब सारा पानी निकल के आता है। ठीक है, तो लोग कई बार जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो बोलते हैं कि पीपल का पेड़, क्योंकि हिंदू रिलीजन में होली माना जाता है, तो वो बोलते हैं कि इसको कट नहीं करना है। और उससे खैर अपने अलग वो है, बट बोलते हैं कि ये रो रहा है, पानी निकल रहा है, तो वो नहीं है, वहां पे रूट प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप होता है, तो रूट प्रेशर की वजह से वो जो पानी है या ऑर्गेनिक सल्यूट के साथ मिक्स है वो बाहर निकल के आता है, और बहुत ज्यादा निकलता है। वैसे तो रेयरली ही आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बंदू को मैंने देखा नहीं है, पर माइट भी चांसेस की हो रहा हो। ठीक है, तो वो जो है बेसिकली वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलोगे? एक्सुडेशन बोलोगे या ब्लीडिंग। अच्छा, एक एप्लीकेशन तुमको बताता हूँ इसका। अफीम जो निकलती है, अफीम का नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो ये पॉपी प्लांट से निकलती है। पॉपी प्लांट का जो फ्रूट होता है, उस फ्रूट को क्या करते हैं, उसमें ब्लेड से कट लगाते हैं। ठीक है, तो उससे लेटेक्स निकलता है। उससे क्या निकलता है? तो वो जो लेटेक्स निकलता है वो कौन सी प्रोसेस से निकलता है? एक्सुडेशन या ब्लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दो कि लॉस ऑफ इम्प्योर वाटर, लॉस ऑफ लॉस ऑफ इम्प्योर वाटर फ्रॉम कट आर इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? नोन एज एक्सुडेशन। जाहिर सी बात है, ये जो इम्प्योर वाटर है इसमें क्या क्या होगा, वही सारी चीजें होंगी, नोन एज एक्सुडेशन आती है। और ये भी किसका एग्जाम वो है बच्चे, एप्लीकेशन है, या किसका आप ये बोल सकते हो किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर की वजह से। तो मुझे शायद यहाँ पे भी लिखा देना चाहिए था, ये जो गटेशन है, दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ एनसीईआरटी की लाइन, इंडिकेटिव ऑफ किसका है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइन ही पूछी जा सकती है। यहाँ पे भी लिख दो, ये भी किसका इंडिकेटिव है? इंडिकेटिव ऑफ
माइक्रोराइजा के बारे में पहले ही बता चुका है। कहाँ पे डाइवर्सिटी, लेकिन बताया नहीं। यहाँ पे मैंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताया था कि ये ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। तो लाइकेन एंड माइक्रोराइजा मैंने दोनों वहीं पे बता दिया। ठीक है, माइक्रोराइजा आपका फंगल मतलब फंगल पार्टनर एंड किसके बीच का एसोसिएशन है? प्लांट, हायर प्लांट। ठीक है, हायर प्लांट प्लस फंगस के बीच का। एग्जाम्पल की बात अगर आप करोगे तो जैसे पाइनस का प्लांट है, पाइनस एंड फंगस के बीच में एसोसिएशन होता है। एक चीज जो अगर याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो एसोसिएशन है दैट इज द ऑब्लिगेट एसोसिएशन। ऑब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब है कि उनका सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीड है किसका, पाइनस का, वो जर्मिनेट नहीं कर पाता अगर उसको फंगल पार्टनर नहीं मिलता। ठीक है, तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप तो वहाँ पे लिखा है इस तरह से कि जनरली मोस्ट ऑफ द जो हायर प्लांट मतलब माइक्रोराइजल जो एसोसिएशन है वो बेसिकली किस तरह का रिलेशन होता है? ऑब्लिगेट। और नीचे एग्जांपल किसका दिया है? पाइनस। तो ये इतना सारा लिख लेना, वहाँ पे ध्यान दे लेना। ये चूंकि वहाँ पे मैंने पढ़ा दिया था इसलिए मैंने स्किप किया। मेन चीज मैं आपको ये बताना चाहता था कि हाँ, वहाँ पे बच्चे जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो सेल है प्लांट में एक टर्जिड सेल है, दूसरी फ्लैसिड सेल है, और तीसरी आपकी प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड। इसके बारे में जब उन्होंने सोल्यूशन के टाइप डिस्कस किए, मैंने आपको सोल्यूशन के टाइप डिस्कस किया, मैंने भी सेम चीज की हुई है, मैंने इस तरह से किया। यहाँ पे प्लांट सेल रख दी और प्लांट सेल में मैंने बता दिया कि ये कंडीशन आपकी हो सकती है। ठीक है, तो उसने जो है बोला कि अगर आप जो है हाइपोटोनिक में रखते हो, मतलब ये सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कैसी हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगा। कौन से बोला? ऐसे मत बोलो। तो ये टर्जिड हो जाएगा। अगर आप इसको आइसोटोनिक पे रख दो तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैशिड रहेगा। फ्लैसिड रहेगा। और अगर इसको आप हाइपरटोनिक पे रख दो तो आपका कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड। श्रिंकेज होगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो ये चीज वहां पे लिखी हुई है। और फ्लैसिड के केस में एक लाइन लिख दी है उन्होंने तो बच्चों को कंफ्यूज करती है। क्या? कि जब आपने यहाँ पे सपोज कर लो आइसोटोनिक सोल्यूशन भर रखा है, यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है? आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि जो सेल सोल्यूशन है, इन दोनों की कंसंट्रेशन आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सेल सैप इज आइडेंटिकल। जीरो। ठीक है, सेम। डिफरेंस थोड़ी पूछा है, जीरो बोल रहा है। मतलब कंपेरेबल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का क्या है? सेम है, तभी तो बोलोगे कि आइसोटोनिक है। ठीक है, मैंने आपको कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। एनसीईआरटी ने किसके रिस्पेक्ट में लिख रखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सेम चीज। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सेल कैसी है? फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब है कि इसके अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है उनके बीच में जो टर्गर प्रेशर लग रहा था वो क्या है? जीरो। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल नहीं रही है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर यहाँ पे इनके साथ फ्लैसिड से जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे वाटर इन भी करेगा, यहाँ पे वाटर, दैट मीन्स कि ये साइन किसका है? इक्विलिब्रियम का। तो यही लिखा हुआ है कि वाटर इन भी कर रहा है, वाटर आउट भी कर रहा है। ये किस तरह से है? मतलब नेट मूवमेंट जीरो है बट मूवमेंट है। और वो कैसा है? इक्विलिब्रियम में। और इस वाले स्टेज पे सेल को क्या बोलोगे? कि वो फ्लैसिड। ये चीज लिखा हुआ है। तो ये लाइन आप ध्यान में ले लें। इससे शायद एक बार इस लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो पूछा था कि इस ये जो कंडीशन है, ये पूरा पिक्चर के फॉर्म में बता दिया था। ठीक है, तो कौन सी सेल हो? ठीक है, तो फ्लैसिड सेल की स्टोरी। अगर आप हाइपोटोनिक रख रहे हो तो पानी अंदर जाएगा, वो टर्जिड हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक रखोगे तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा बाहर से, और वो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा और वो श्रिंक करेगा। और मैंने बताया था, अच्छा, एनसीईआरटी में 3 पिक्चर बने हुए हैं किसके लिए? टर्जिड, फ्लैसिड एंड जिसमें से फ्लैसिड नहीं लिखा हुआ है, एबीसी करके लिखा हुआ है। पता नहीं, मेरी वाले में नहीं लिखा हुआ, देख रहा था, हो सकता है नई वाली में लिखा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ, मेरे वाले में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि वो पूछ सकते हैं, पूरा पिक्चर उठाएगा। ये जो एनसीईआरटी में बना है पूरा पिक्चर उठाएगा और पूछेगा कि इसमें से एबीसी क्या? ठीक है, ऑप्शन में बना देगा।
तो अभी तक नहीं शायद पूछा गया है, ये पूछेगा जल्दी। तो ये चीज मैं आपसे पूछ रहा था कि ये आपने एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं। बच्चे हर चीज को बताना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ तो आगे हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, रूट प्रेशर के बारे में मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है लग रहा है। नहीं, गटेशन वगैरह सारा बता दिया। गटेशन में एक एग्जांपल और लिख दो, ग्रासेस का। ग्रासेस दूसरा है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बाय इसका एक्सपेंडिचर तो जो एब्जॉर्प्शन है एक्सपेंडिचर का एटीपी यहाँ पे सिर्फ लिख दो। कहाँ पे होगा? इन हेलोफाइट। हेलोफाइट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे सॉइल का में सॉल्ट कंसंट्रेशन मोर होती है सॉइल। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ऑस्मोसिस है वहां पे वो हो नहीं पाए। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो therefore नो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे होगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना कि जैसे मैंने आपको जो रूट जो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट एयर मैंने करवाया बाय ऑस्मोटिक एक्टिविटी, तो उसमें ये आपका जो है रूट एयर है। लिखो चाहे ना लिखो उतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस समझ लो एक बार फिर से, शायद ये चीज मैंने वहाँ पे छोड़ी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चे? मिनरल्स प्रेजेंट। तो ऐसा थोड़ी है कि मिनरल्स वो जो है भगवान उसको ऊपर से देता जा रहा है। ठीक है, मिनरल्स लाए जा रहे हैं। मिनरल्स कहाँ से लाए जा रहे हैं? विद द चैनल। और ये जो है यहाँ पे कोई भी मिनरल है वो बेसिकली कौन से यहाँ पे क्या यूज हो रहा है इस चीज को? एटीपी। मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल है बच्चे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वो क्या है बच्चे? एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं? एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इस एक्टिवली एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पे जो साई डब्ल्यू हुआ है वो क्या हो गया बच्चे? या आप सीधे बोल दो कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हुआ है। दोनों चीज बोल सकते हो ना। ठीक है, तो बाहर साई डब्ल्यू क्या है? ज्यादा है, मोर है। अंदर साई डब्ल्यू कम है। तो वाटर का मूवमेंट बाहर से, मतलब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हुआ है। अच्छा, एनसीईआरटी ने कहीं पे एक लाइन लिखी है, कौन सी लाइन लिखी है? कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव मोड से होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, या इस तरह से बोल लो कि डायरेक्टली कहीं पे एटीपी का कंजम्पशन नहीं। एटीपी का रोल कहाँ पे आता है? मतलब ये जो फिजिबल हुई है प्रोसेस, अगर मैं बोल दूं मोस्ट ऑफ द वाटर, लिखो इस लाइन को, मोस्ट ऑफ द वाटर, तो बाद में लिखाना था मुझे पर अभी लिखो, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली
ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। ये सिर्फ पहली वाली थ्योरी के लिए ठीक। तो तीसरा जो आपका है कौन सा? पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O या वाटर बाय, ये आपकी कौन सी थियरी है? पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन वाला थ्योरी है यहाँ पे लिख दो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशनल पुल लिख दो बच्चे, ट्रांसपिरेशनल पुल या ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कैसे है मैं वो एक थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मेन ट्रांसपिरेशन में आगे पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। शायद मैं तो बता चुका हूँ ना इसको बच्चे। हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सपोज कर लो ये आपका यहाँ पे आपका लीफ लगा हो, यहाँ पे आपका ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसकी जो लीफ है, लीफ में जो वाटर आ रहा है, ठीक है, वेन एंडिंग से लीफ में आप वाटर आ रहा है, फिर ये मेसोफिल सेल्स, इनके चारों तरफ एक थिन फिल्म किसकी होगी? वाटर की। इसके बाहर की तरफ एक सब स्टोमेटल कैविटी है और वहां पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। ये चीज तो पता ही है ना, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा के नीचे क्या होता है? सब स्टोमेटल कैविटी। एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब स्टोमेटल कैविटी, उसके पीछे क्या भरी हुई? मीजोफिल सेल्स भरी हुई। मीजोफिल्स के चूंकि फोटोसिंथेसिस करना है, तो उनको क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर। दैट मीन्स कि ये जो वेन्स है वो वाटर सप्लाई कर रही है। तो वो जो ये जैसे बाहर में इस तरह से बना दो एक मीजोफिल सेल, इसके चारों तरफ क्या होगी? थिन फिल्म ऑफ वाटर। तो वो वाटर अंदर भी जा रहा होगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तुम्हारे जरूरत के लिए एक बात बता दूं कि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसका 99% पार्ट किस फॉर्म में निकल जाता है? ट्रांसपिरेशन। सिर्फ 1% या लेस देन 1% जो है वाटर प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वाटर अंदर गया गया उसको छोड़ दो, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में? सब स्टोमेटल कैविटी। तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में, भाई बाहर तो क्या है? बाहर तो गर्मी है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये वाटर जो है वेपर के फॉर्म में क्या होगा? इस सब स्टोमेटल कैविटी पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब सब स्टोमेटल कैविटी पे आएगा तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ग्रेडिएंट एनवायरमेंट है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है? या वाटर पोटेंशियल के कंपेयर में बोलो, वाटर पोटेंशियल के टर्म में ही बोलो। यहाँ पे साई डब्ल्यू की क्या पोजीशन है ये बताओ, और यहाँ पे साई डब्ल्यू की क्या पोजीशन? साई डब्ल्यू यहाँ पे ज्यादा है, क्यों? उसके पानी उसके पास प्रेजेंट है, बट एनवायरमेंट में तो इतना नहीं है। दैट मीन्स की हाई साई डब्ल्यू इधर है, लो साई डब्ल्यू इधर है। दैट मीन्स की वाटर का लॉस होगा। होगा कि नहीं? किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांसपिरेशन बोलते हो। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, इस थिन फिल्म से वाटर का लॉस हुआ, तो ये क्या करेगा? अपनी बगल वाली सेल से ले लेगा। लेगा कि नहीं? फिर वो अपनी बगल वाले से लेता जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? जाइलम का जो कॉलम है इस वेन एंड पे, ठीक है। वो डायरेक्टली जो वो है एक एक जो पुल बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से पानी निकलता जा रहा, तो एक पुल खिंचाव बनेगा कि नहीं? जैसे आपको पानी निकालना होता है, जो ट्यूबवेल होते हैं, तो मोटर तो आपने ऊपर रखी हुई है, पानी कहाँ पे?
नीचे है, तो आप जो है पुल फोर्स क्या करते हो, एक पुल फोर्स लगवाते हो पंखा से, जो फैन रखा होता है और वो पानी को ऊपर खींच लेता है। तो सेम कंडीशन तो यहाँ पे भी है, यहाँ से एक पुल फोर्स लग गया और वो बेसिकली जो है वो पानी को कहाँ तक आ गया, जाइलम का जो कॉलम बना हुआ, वाटर कॉलम जो जाइलम में बना वहां तक, अब वो वहां से खींचना स्टार्ट कर दे। वो क्या करेगा, वो जो ड्रॉप बाई ड्रॉप एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ये लॉस है वाटर का, वो ड्रॉप बाई ड्रॉप हो रहा है कि नहीं ड्रॉप बाई ड्रॉप, और वो ड्रॉप बाई ड्रॉप बिल्कुल कॉलम पे आ जाएगा। भाई कॉलम भी क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये बन गया वाटर कॉलम, ये इस तरह से वाटर कॉलम बन गया। ये आपका अंदर आ जाएगा और ये रूट हेयर आप बोल सकते हो कि इस तरह से रूट हेयर में भी वो जहां से भी आ रहा है वो इस तरह से कॉलम बना हुआ, ठीक है। ये कॉलम, इसमें देखो ये जो मॉलिक्यूल है किसके, वाटर के। इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। उसी कोहेसिव फोर्स को आप क्या बोलते हैं, टेंसाइल वो भी है, बिल्कुल ये, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, वही तो है। तो इसकी वजह से वो पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो हमको वैसे क्या लग रहा है कि एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपेरेशनल पुल, डेफिनेटली, ठीक है। बट वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो ये जो बेसिकली वाटर कॉलम में जो खिंचाव है वो अकेले यहीं तक थोड़ी रहेगा, वो तो यहाँ तक आएगा, जाइलम तो यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। वो यहाँ तक आएगा, फिर जब रूट हेयर पे पाया जाएगा, रूट हेयर के पास तो जाइलम नहीं है, जाइलम तो एक टिश्यू है, रूट हेयर क्या है, चल है। पर वो जो ड्रॉप 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 का जो है एक कॉलम स्टैब्लिश है, वो तो रूट हेयर पे जा ही सकता है, ठीक है। और या ये बोलो कि यहाँ से जो स्कॉर्सिटी है इसकी, वो बेसिकली डायरेक्टली एक पुल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, वो पुल फोर्स सॉइल से अपना क्या करने लगेगा, वाटर को खींचने लगेगा, वो जो पुल फोर्स है सॉइल से। तो ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, वो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली किससे एक्सप्लेन किया गया है, अच्छा इसकी, ये तो थ्योरेटिकल बात कही गई, ये क्या कही गई, इस चीज को प्रूव किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रैमर। ये किसकी थ्योरी है बच्चे, क्रैमर की। ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, वो किसकी थ्योरी है, क्रैमर की थ्योरी, एक साइंटिस्ट है। तो ये तो उन्होंने थ्योरेटिकल बातें बोली, इस तरह से होता होगा, इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि ये थियरी है, अभी तक इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया गया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, क्या दिया कि उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ किसके बीच में था बच्चे, ग्राफ था रेट ऑफ, मतलब ग्राफ कंपेयर करवाया गया है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड रेट ऑफ, एंड लिख दो, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर, एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर। तो देखा कि इनका जो ग्राफ है वो बेसिकली क्या है, पैरेलल, दोनों का ग्राफ क्या है, एक जैसा है। मतलब कहने का कि जब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई था तो उस दौरान रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या था, हाई था, ठीक है। तो ये एक एविडेंस मिला, एक प्रमाण मिला इस थ्योरी के सपोर्ट में, ठीक है। इस थ्योरी के सपोर्ट में कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो अपनी कॉपी पे कि रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है किसका, ऑफ H2O, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। और इस चीज को उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ से पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई होता है दोपहर के टाइम में, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन ये है, ट्रांसपीरेशन की जो स्टोरी आपकी एनसीईआरटी में यहीं पे दे रखी है, कहाँ पे, जस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन में। मैं इसको थोड़ा लेट पढ़ाऊंगा, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एसेंट ऑफ सैप, मैं वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोबारा से बोलो, थोड़ा सही सही बोलो। वाटर कॉलम, हाँ, ब्रेक हो जाएगा, वो इसलिए ब्रेक होता है बच्चे
और वो सिर्फ उनमें होता है herbs में। जब भी तुम्हें ये रूट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो तुम अंडरस्टूड किस चीज के लिए रहोगे, herbs के लिए, क्योंकि रूट प्रेशर बेसिकली हमको वहीं पे ढंग से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ आप herbs में देखोगे इस चीज। वाटर कॉलेज में मिनरल्स तो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आगे बोलो। वो ऑस्मोटिकली जितना वाटर बाई ऑस्मोसिस एब्जॉर्ब होता है वो उसके लिए, वो उसके लिए बात समझ में आ रही है। जैसे हेलोफाइट्स के केस में क्या है कि साल्ट कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, तो जितना वाटर जो है बेसिकली हेलोफाइट्स को रिक्वायर्ड होगी, मतलब उनकी अगर फुलफिल इस प्रोसेस से ट्रांसपिरेशन से वो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि देखा जाए तुम देखो ट्रांसपिरेशन भी एक टाइप का एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर वो एनर्जी चूंकि डायरेक्ट कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है एनर्जी, सनलाइट से। अरे भाई सरफेस है, लीफ की सरफेस है, ठीक है, लीफ की सरफेस से वाटर का लॉस हो रहा है। वाटर का लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, और वो टेम्परेचर किसकी वजह से ज्यादा है, वो सनलाइट की वजह से, तो वो एनर्जी ही तो है। तो वो भी एक टाइप का क्या है कि वो भी एक एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, पर वो चूंकि प्लांट की एनर्जी नहीं है, वो किसकी एनर्जी है, सनलाइट की, तो हम उसको किस प्रोसेस पे ले रहे हैं, पैसिव पे। प्लांट की अपनी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती तो हम उसको किस में लेते, एक्टिव में। ठीक है, तो हेलोफाइट्स के केस में एक्टिव आ जाता, बाकी कहीं पे एक्टिव नहीं। इसी तरह से हर्ब्स के केस में कुछ ज्यादा प्रोपोर्शन कहाँ किससे हो जाता है, बाई रूट प्रेशर या बाई ऑस्मोटिक एक्टिवली। ठीक है, तो उसके केस में है सब। अगर मैं बोल दूं कि एक बड़ा सा प्लांट है, उसमें पूरा का पूरा वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव मोड है, मतलब ट्रांसपिरेशन से हो रहा, गलत हो जाएगा। उसका कुछ प्रोपोर्शन जरूर किससे हो रहा है, भाई रूट प्रेशर या बाई ऑस्मोटिक एक्टिव। ठीक है, कुछ प्रोपोर्शन, बहुत कम, और ज्यादातर मेजर प्रोपोर्शन किससे हो रहा है, भाई ट्रांसपिरेशन से हो रहा है। तो अभी के लिए दिमाग में एनसीईआरटी में आपको दो ही चीजें डिस्कस की है, एक रूट प्रेशर वाली चीज डिस्कस की है, और दूसरी क्या डिस्कस की है, ट्रांसपिरेशन वाली। ट्रांसपिरेशन वाला आपका पैसिव, कंप्लीट पैसिव एब्जॉर्प्शन है, और जो रूट प्रेशर वाला है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ रहा है। तीसरा जो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी है वो क्या है, वो डिस्कस आपके उसमें नहीं है, जो कि प्योरली एटीपी, प्योरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्योरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो नहीं है। एक चीज जरूर जो है एनसीईआरटी ने बोली है फॉर ऑस्मोटिकली एक्टिव, वो जो ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इनडायरेक्टली किसकी वजह से हो रहा है, मिनरल की, मतलब मिनरल को एक्टिवली चूंकि एब्जॉर्ब किया गया है, तो वहां पे जो एनर्जी यूज हुई, वहां पे जो एनर्जी यूज हुई है वो इनडायरेक्टली वाटर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एटीपी का कंजम्पशन नहीं है, वो कैसा कंजम्पशन है, इनडायरेक्ट कंजम्पशन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, चलो तो बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। तो तीसरा मैंने आपको बता दिया और ये फाइनल था, यहाँ पे बस आप आ जाओ क्या, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर की कहाँ पे, अब इसको आप, मैंने चार्ट में लिखा रखा, समझा देता कैसे। जैसे एक तो है स्पार्सिटी, मतलब जैसे डिजर्ट एरिया पे चले जाओ तो पानी की वहां पे ऑलरेडी कमी, एक चीज तो वो हो गई। एक होता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, फिजियोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल ड्राइनेस। तो फिजिकल ड्राइनेस तो तुम डिजर्ट पे देख लेते हो, ठीक है, वहां पे है ही नहीं। और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस क्या है कि जो वाटर है वो सपोज कर लो वो हो जाए, फ्रीज कर जाए, टेम्परेचर बहुत कम है, फ्रीज कर गया, कैसे एब्जॉर्ब करेगा अपने, नहीं हो लेगा। ठीक है, तो इस तरह की ड्राइनेस को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल। दूसरा, अगर सॉइल की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, हाई मिनरल कंसंट्रेशन,
हाई मिनरल, जैसे कि हेलोफाइट्स के केस में देखते हैं। आप क्या बोल सकते हो कि सॉइल में जो मिनरल की कंसंट्रेशन है एक लिमिट के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वाटर एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सॉइल में मिनरल का कंसंट्रेशन होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना ही पुअर होगा। कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा? अरे सॉइल का एक लिमिट तक तो ठीक है, ठीक है। अगर अगर सॉइल का जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं अगर कह दूं कि सॉइल का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट है, तो कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब कि बाहर साइड डब्ल्यू क्या है, बहुत कम हो गया है इन कंपेयर टू रूट हेयर। अब रूट हेयर से ऑलरेडी साइड डब्ल्यू कम है, कैसे जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। दैट मींस कि ये वाला पॉइंट हो गया। तीसरा देखो आप वगैरह भी दिया है क्या, हाँ कई सारी चीजें। अब सॉइल टेम्परेचर को भी बोल सकते हो, सॉइल टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहा है नॉर्मल, ठीक है। सॉइल एयर, अच्छा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल एयर। अच्छा ये बताओ, जब इकोलॉजी में आप सॉइल का कंपोजिशन देखते हो तो सॉइल में कौन कौन सी चीजें होती है, सॉइल के कंपोनेंट बताओ। वाटर होगा, हाँ पहले वाटर लिख होगा, लेते हैं वाटर, मिनरल्स होगा। ह्यूमस वगैरह लिख लेते हैं, ह्यूमस लिख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमस तो होता ही है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है। साथ में आपका क्या होगा बच्चों, मिनरल्स। मिनरल। कौन सा कंपोनेंट में छोड़ रहा हूँ, एयर। एयर एयर अगर वाटर में नहीं है, मतलब सॉइल में बच्चे एयर नहीं है तो प्लांट सरवाइव, क्योंकि ये जो रूट है ये हाईली एरोबिक कंडीशन पे ग्रो करती है। यहाँ पे अगर आप एयर खत्म कर दो तो रूट क्या हो जाएगी, मर जाएगी, डेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? तो रूट के लिए सॉइल में एयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एरोबिक कंडीशन इसको चाहिए। रेस्पिरेशन इसमें किस तरह होगा, एरोबिक कंडीशन में। तो ये जो सॉइल एयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊं, आप मैंग्रोव प्लांट पे चले जाओ, मार्सी प्लेसेस पे जो प्लांट ग्रो करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया है राइजो पूरा। तो जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं, मैंग्रोव प्लांट्स की जो सॉइल है वहां पे एयर क्या हो गई है, डिफिशियंट हो गई। उस चीज को किस तरह से फुलफिल करते हैं, वो अपना निमेटोपोर्स बनाते हैं, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या एयर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, पेरेन्काइमेटस, हाँ वही है। ये आपको समझ में आ गई बात। ये सॉइल एयर भी आपका, और साथ में बच्चे रेट ऑफ क्या, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर किससे एब्जॉर्ब होता है, तो जो ट्रांसपिरेशन को फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो फैक्टर्स को भी अफेक्ट करेंगे। मतलब जब मैं ट्रांसपायरेशन को पढ़ाते समय फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन बताऊंगा तो वो जो सारे फैक्टर होंगे वो इसमें भी आ जाएंगे। कोई डाउट नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब इसको नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इतना क्या परेशान है, एक प्लांट, नया वाला पेन निकालूंगा मैं, समस्या ये रूट है, ठीक है। तो रूट में भी क्या प्रेजेंट है, रूट सेल्स। रूट सेल को क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करें। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे है, एयर। एयर कहाँ पे है, सॉइल में। ये तो तुम जानना चाहते थे, ये तो बता रहा था, ठीक है। तो अगर सॉइल में एयर कम हो गई तो ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम हुई तो रेस्पायरेशन अफेक्ट हुआ।
रेस्पिरेशन अफेक्ट हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो रूट सेल्स क्या होगा? फिर समझ में आ गया? फिर अब हम आते हैं जरा सा एसिम्प्टोम्स से। मतलब पहला टॉपिक हमारा क्या था? वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर, वो हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपकी एनसीईआरटी ने जब वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर पढ़ाया है तो वहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। एक रूट प्रेशर के बारे में, रूट प्रेशर से रिलेटेड प्रोसेस के बारे में, और दूसरी क्या चीज़ डिस्कस की हुई है? पैसिव एब्जॉर्प्शन। और पैसिव एब्जॉर्प्शन में उसने क्या बोला कि किसके हेल्प से हो रहा है? ट्रांसपिरेशन के हेल्प से। और पूरा ट्रांसपिरेशन वहीं पे डिस्कस कर, मैं वहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, मैं एसेंट ऑफ सैप में जब आएगी ये थ्योरी तब मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक है एसेंट ऑफ, डिपेंड लिख रहे हैं। पहला हमारा प्रोसेस था जब हम पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट, कौन सी हेडिंग डलवाई थी बच्चे? वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में मैंने दो चीजें लिखाई हैं, एक लिखाई है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट एयर, दूसरा एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप क्या है? सबसे पहले ये कि जो अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जाइलम सैप, या आप ये बोल सकते हो कि वाटर प्लस मिनरल, यहीं पे लिख लो। जाइलम सैप में वाटर है प्लस क्या है? मिनरल्स है। अभी और भी कुछ है क्या? ऑर्गेनिक, क्या है बच्चे? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और साथ में क्या है? कुछ हार्मोन। इतनी चीजें, कुछ हार्मोन्स है। ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जाइलम सैप फ्रॉम, बताओ क्या लिखूं? अब तक तो बता देना चाहिए। फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल, वहीं पे तो जरूरत है, पूरे हर जगह वैसे भी जरूरत है। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पेशली कौन सा बच्चे एरियल पार्ट में स्पेशली कौन सी आती है? लीव्स। ठीक है, इज नोन एज, इसको क्या बोलोगे तुम? एसेंट ऑफ विदाउट। तो इसको समझने में किसी को दिक्कत है? ये जो पिक्चर मैंने अभी कुछ देर पहले बनाया था, ये सपोज कर लो आपका प्लांट है, यहाँ से आपका रूट हेयर था, है? तो रूट हेयर में जब तक आपने वाटर एब्जॉर्ब किया, जब तक आपने वाटर एब्जॉर्ब किया, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर। अब इस रूट हेयर से एरियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे सपोज कर लो मैं एक लीफ बना लेता हूँ, एक मैं क्या बना लेता हूँ? लीफ। तो यहाँ तक पानी पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको तुम क्या बोलोगे? ये कैसा होगा? वर्टिकल होगा, अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड, यहाँ से आपका जो है क्या कहते हैं, ये पूरा इस तरह से एक कॉलम डेवलप होगा, एक कॉलम डेवलप होगा। और ये कहाँ पहुंचेगा? आपके लीफ के डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो चीज आप देख रहे हो जो कि थ्रू जाइलम हो रहा है, ये किसके थ्रू होगा? ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जाइलम सैप है किसके थ्रू होगा बच्चे? जाइलम के थ्रू। तो इसी को तुम बोल रहे हो एसेंट ऑफ सैप। और जो जाइलम सैप है, वो जाइलम सैप बेसिकली उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर प्लस मिनरल प्लस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
अब जब एसेंट ऑफ सैप को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी दो चीजें? एनसीईआरटी ने डायरेक्टली कुछ उस तरह से हेडिंग बना के नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक कर दूंगा। मैं बहुत ज्यादा चीजें एनसीईआरटी की पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। एसेंट ऑफ सैप में बच्चे दो चीजें हैं। जो एसेंट ऑफ सैप है, एसेंट ऑफ सैप में आपका दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें होंगी, मतलब जो हमें डिस्कस करनी, डिस्कस करने में हमको है, एक है पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, और दूसरा क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ। मतलब पाथवे क्या है? पाथवे का मतलब कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है एसेंट ऑफ सैप। अभी तुमको अभी पता है ना कि जाइलम से हो रहा है, पहले नहीं पता था, पहले नहीं। तो एसेंट ऑफ सैप का जो पाथवे है, इस पाथवे के रिस्पेक्ट में कुछ एविडेंसेस, एविडेंसेस का मतलब डायरेक्टली तो प्रूफ नहीं कर रहे, पर कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये बोल सकते हो ये जो एसेंट ऑफ सैप है वो किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम। मतलब एसेंट ऑफ सैप जाइलम के थ्रू हो रहा है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंसेस है। एविडेंसेस मतलब प्रमाण, साक्ष्य, ठीक है। तो वो उसमें तुमको आपको पहला एक्सपेरिमेंट देखना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बच्चे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, रिंगिंग और गर्डलिंग। अब पहले समझने की कोशिश करो कि गर्डलिंग और रिंगलिंग है क्या, क्योंकि ये चीज मैं पहले बताता होता था कहाँ पे, जब एनाटॉमी पढ़ा था, तो सर बता भी आया हूँ, नहीं बताया क्या? नहीं बताया। ये एक हमारा प्लांट, अभी मत बता, ये है स्टेम। और मैंने क्या किया है बच्चे, इसका कुछ पार्ट मैंने क्या कर दिया, पूरा रिंग रिमूव कर दिया, बार किया, बताया था तो दोबारा पढ़ लिया था, ठीक है। इसका तुमने रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने पे क्या हुआ बच्चे कि ऊपर तो क्या है, एरियल पार्ट है, लीव्स है, रूट को खाना चाहिए, चाहिए खाना। तो अब अगर आप एनाटॉमी ध्यान दोगे तो सब बाहर की तरफ क्या है, वेस्कुलर टिश्यू के रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ तो है, अंदर की तरफ क्या है? जाइलम। हम सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम की बात करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने सिर्फ रिमूव कौन सा पार्ट किया? फ्लोएम वाला, जाइलम वाला पार्ट जहां से वाटर का कंडक्शन हो रहा है वो अभी करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से रूट के लिए खाना चाहिए, तो खाना कहाँ से आएगा? एरियल पार्ट से नीचे की तरफ चलेगा। तो ये देखा गया कि यहाँ पे फूड का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन। तो ये पार्ट थोड़ा क्या कर दिया बच्चे, स्टल कर दिया, ये पार्ट स्टल कर दिया। तो इस रिंगिंग एंड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से ये तो नहीं पता चला कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू हो रहा है, पर ये जरूर पता चल गया कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो किसके तरफ, वो किसके थ्रू हो रहा है? फ्लोएम के। तो आप लिख दो कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि जो फूड ट्रांसलोकेशन अकर्स टू
किसका टू होगा बच्चे? टू है। मतलब आप इनडायरेक्टली कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, अब यही तो बोल सकते हो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से नहीं, वाटर इज नॉट ट्रांसपोर्ट टू ये चीज तो तुमको एक, ये भी तो एक एविडेंस ही हुआ ना, तो ये तो तुमको पता चल गया। जैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हो किस चीज के लिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी एक चीज तो एलिमिनेट कर दिया है। तो मतलब आपको ये पता चल गया है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है अगर फ्लोएम से नहीं हो रहा होगा तो जाइलम से होगा। पर फिर भी कुछ एविडेंसेस और सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इसको बना लेना, ये रिंग रिमूव, इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ रिंग। और ये स्टोरेज या एक्यूमुलेशन, स्टोरेज हो जाएगा, एक्यूमुलेट का नाउ फूड का एक्यूमुलेशन है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है बच्चे हमारा सेकंड, बताओ सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है? रिमूवल ऑफ बार। स्टेनिंग, अरे अब बात नहीं रिमूव करूंगा, स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट आ गया? स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है अभी तक? सबको आई है या कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको नहीं आई? ऑनलाइन में है कोई? सबको आ गई बात समझ? ऑनलाइन में तो टोटल बच्चे 3-4 है। हाँ ये तो है मेरे सामने। चलो स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बच्चे। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उस टाइम के लिए उनका दिमाग इनोवेटिव रहा होगा, आज के लिए तो बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक प्लांट होता है बाल्सम, और बाल्सम प्लांट क्या है बच्चे? थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जो इसका स्टेम होता है वो थोड़ा सा क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो एक स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट थे, जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें स्टीफन हेल्स भी थे, जो अभी मैंने रिंगिंग या बेल्डिंग एक्सपेरिमेंट बताया, इसमें स्टीफन हेल्स थे, एक हैडविग करके साइंटिस्ट है, नहीं मल्टीजन हार्टविग करके थे, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट है, और वो दिमाग में नहीं है, बट आपको साइंटिस्ट कितना लेना, इतना ही नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी। उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में डाल दिया एक डाई, इओसिन। इओसिन जो डाई है बच्चे, इसका कलर होता है रेड। रेड, रेड कलर के डाई है, ठीक है। और बाल्सम का प्लांट लेके उसका नीचे का पार्ट बेस ऑफ द स्टेम से क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है। प्लांट को, बाल्सम को छोटा प्लांट होता है हर्ब टाइप का, ठीक है, तो उसका नीचे का पोर्शन, जैसे ये प्लांट में इधर बना दो, ये वाला प्लांट, और मैं यहाँ स्टेम से कट कर दूं, बाकी लीफ भी पूरा रहेगी, ठीक है, कट कर दिया। तो इसका जो जाइलम है वो क्या है? एक्सपोज्ड है, ठीक है, फ्लोएम भी एक्सपोज है, जाइलम भी एक्सपोज। अब उसको उठा के प्लांट को क्या कर दिया? डाल दिया, प्लांट को उठा के डाल दिया यहाँ पे, ये कट पार्ट, ये क्या है? कट पार्ट। और बाकी आप यहाँ पे अपनी लीफ वगैरह बना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होने लगा। वाटर का क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट। क्योंकि स्टेम कैसा है? थोड़ा सा, तो बाहर से आपको वो बाहर से दिख रहा है, ठीक है। तो ये मतलब समझा गया
कि जो स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो कंडक्टिंग टिश्यू है वहां से हो रहा है, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि जाइलम और वो जो फ्लोएम है, फ्लोएम से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए तीसरा एक्सपेरिमेंट है। तीसरा इसको दिया डिक्सन ने, ये वही डिक्सन एंड जॉली जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, कोहेसन एंड एडिसन। ठीक है, तो डिक्सन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया, ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। और ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये पिक्चर पहले बना लो, मैं इसी में मॉडिफाई करूंगा, मैं दोबारा पिक्चर नहीं बनाऊंगा। एक्चुअली ये जो ये ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट है, इसी एक्सपेरिमेंट का क्या है, एक्सटेंशन। इसी एक्सपेरिमेंट में आगे क्या कर दिया गया, एक छोटी सी चीज और ऐड कर दी गई। ये जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ इसमें से एनसीईआरटी में स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में 2 लाइनें लिखी हैं, बट हेडिंग नहीं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक प्लांट का ट्विग लिया गया, ट्विग का मतलब है कि जो स्टेम वाला पार्ट है, और उसको नीचे से कट किया गया है ताकि जाइलम का पोर्शन क्या हो, एक्सपोज हो, और उसको बियोसिन की डाई पे डाल दिया गया। ठीक है, उन्होंने कलरफुल सोल्यूशन लिखा हुआ उसकी जगह पे। बियोसिन डालने के बाद क्या होगा, सोल्यूशन कलरफुल हो जाएगा, वाटर कलरफुल हो जाएगा। तो ये जब एब्जॉर्ब होगा तो क्योंकि बाल्सम का प्लांट ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपको दिखेगा। हो गया। आप नेक्स्ट वाला पिक्चर, एक और पिक्चर बनाओगे, और यहाँ पे इसको पूरा बनाओगे, और यहाँ पे आप लगा दोगे क्या, इस वाले पार्ट पे वैक्स लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया, वैक्स। ठीक है, यहाँ पे वैक्स लगा दीजिए। तो वैक्स जब लगा दोगे तो अब पानी या सोल्यूशन जो है वाटर का वो ऊपर ट्रांसपोर्ट, तो ऊपर कोई कलर नहीं दिखा। तो इसने क्या प्रूफ कर दिया, एक हिसाब से एक एविडेंस दे दिया इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने, स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट एंड ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट ने, कि जो एक तो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट these एक्सपेरिमेंट, देखो इस तरह से these experiment demonstrated that transport of water and mineral, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है, may occur through तो आपको पहला जो पार्ट मुझे बताना था, पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट है आप? हाँ सही बोल रहे थे, मल्टीवी है। सही में तुमने टू मैंस बहुत पढ़ा रखी, वहीं से मिला होगा ये डेटा, मॉड्यूल में दिया है, मेरे पास तो डेटा मॉड्यूल का है।
तो आपको ये पता चल गया अच्छा आगे बढ़े यदि काम मैंने सिर्फ वैक्स सप्लाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि आपने जो टिश्यू है वैस्कुलर टिश्यू उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं है अभी भी कंप्लीट एविडेंस नहीं, ठीक है, बट ऑलरेडी रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह से प्रूफ है कि ये जाइलम से, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, तो एनसीईआरटी में सिर्फ आपका 2 लाइन में स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले जहाँ पे हेडिंग पड़ी है उसके जस्ट नीचे 2 लाइन में सिर्फ बता दिया, इसके अलावा कोई नहीं है। पर उसके हिसाब से चलोगे तो समझ नहीं आएगी चीजें। तो अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट विच इज द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म आप जो डिस्कस करोगे तो जिस तरह से आपने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि वहां पे भी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ढेर सारी थियरीज है, ठीक है। साइंटिस्ट को जिस तरह से जो चीज समझ में आती थी उस तरह से उसको क्या बोल देते थे, ये हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ, बच्चे इस मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप में चलेंगे तो आप 3 थियरी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट आप पहले रख लो, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई बच्चे, वो है वाइटल फोर्स थियरी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जिसके बारे में बात करना स्टार्ट हुआ, ये मान के चलना कि ये कोई एक थियरी नहीं, वाइटल फोर्स थियरीज, मतलब कि ऐसे साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो एसेंट ऑफ सैप को किसके लिए प्रूव कर रहे थे, मतलब किस चीज की हेल्प से प्रूव कर रहे थे कि लिविंग चीजें होंगी तो एसेंट ऑफ सैप होगा, मतलब वाइटलिटी, लाइफ, मतलब अगर अगर लिविंग जो सेल्स हैं, दैट लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ, समझ में आ रहा है कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने बोला कि जो वाइटलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उनको सबको आपने किसमें रखा, वाइटल फोर्स के, बात समझ में आई। फिर दूसरा, जब वो जब जो है क्या कहते हैं रूट प्रेशर डिस्कस हो रहा था, किस चीज के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, उसका नेक्स्ट पार्ट रूट प्रेशर का क्या है कि दिस रूट प्रेशर हेल्प इन एसेंट ऑफ, ये थ्योरी की आई रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। और फिर जो अदर ग्रुप है, एक ग्रुप साइंटिस्ट का जिन्होंने बोला कि एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ, बहुत सारे साइंटिस्ट थे उसमें से एक इंडियन साइंटिस्ट थे, जेसी बोस, ठीक है, नाम तो बहुत अच्छे से रखा होगा, जगदीश चंद्र बोस। तो वो, वैसे तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर आप इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उन्होंने इसमें भी कुछ चीजें सही बोली, बट बेसिकली क्या था कि उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वही गलत हो गया, क्योंकि उस समय इवॉल्व था नहीं उतना साइंस, तो जितनी चीजें थी उस चीज के बल पे जो चीजें बोल रहे थे वो गलत हो गया। एक्चुअली वो एक प्लांट पे काम करते थे जिसका नाम था डिस्मोडियम गायरेंस, ठीक है। तो डिस्मोडियम गायरेंस प्लांट पे क्या था कि जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जैसे एक प्लांट लिया,
ठीक है। प्लांट में उन्होंने एक डिफ्लेक्शन मीटर ली, मतलब वोल्ट मीटर लिया। तो उन्होंने देखा जब लीफ पे और कॉर्टेक्स पे, यहाँ पे कॉर्टेक्स में एक नॉब कहाँ पे लगाई, कॉर्टेक्स पार्ट में, और एक कहाँ पे लगाई, लीफ में, तो देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो नीडल्स वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही। तो उन्होंने बोला कि ये जो बेसिकली कॉर्टिकल सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स के वाइटल फोर्स की वजह से वाटर का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ये बोला। पर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, प्लांट में को एक सोल्यूशन में डाल दिया, और उस सोल्यूशन पे डाल दिया पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड पॉइजन, जो कि प्लांट को क्या कर देता है, मार देता है। तो मतलब प्लांट क्या हो गया, मर गया। स्टिल क्या देखा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा। समझ में आ रही है, जहर डाल के आपने प्लांट को मार दिया, इसके बाद भी आप क्या देख रहे थे कि प्लांट का ट्रांसपोर्ट, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा। दैट मीन्स कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी लिविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब तो सारी सेल उसकी मर गई, स्टिल प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया बाई हिज एक्सपेरिमेंटेशन। अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसका कोई भी फिर उसके बाद डिस्कशन। प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से जो एक रूट प्रेशर बिल्डअप होता है, वो रूट प्रेशर बेसिकली एक पुश फोर्स प्रोवाइड करता है। देखो दो टाइप के फोर्स डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। एक है पुश फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हो, रूट प्रेशर। ठीक है, तो पुश फोर्स बेसिकली, उस पुश फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। बच्चे इस पुश फोर्स की मैक्सिमम लिमिट है 2 एटमॉस्फेयर, और इससे ज्यादा से ज्यादा आप 5 मीटर तक, 5 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, कितना पानी आप क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ ले जा सकते हो। तो डिफ्यूजन है, ये ये जो है ये रूट प्रेशर है। अभी मैंने पूरी स्टोरी बताई आपको। यहाँ पे इधर से वाटर आ रहा है कॉर्टिकल सेल, ये एक पुश फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे तुम पुश फोर्स लगाओगे तो ये वाटर कॉलम ऊपर की तरफ राइज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये है रूट प्रेशर थ्योरी का कॉन्सेप्ट अपना। कि रूट प्रेशर थ्योरी के साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे कि ये रूट प्रेशर है जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। इतनी सी बात जानो, ये रूट प्रेशर है जो कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। पर फिर क्या हुआ कि रूट प्रेशर आपको पता है सिर्फ कहाँ पे, वुडी प्लांट में एब्सेंट है। मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बड़ी ज्यादा ज्यादा होती है, उसमें क्या है, एब्सेंट। वुडी प्लांट में रूट प्रेशर होता ही नहीं। ठीक है, रूट प्रेशर क्यों नहीं होता है, मतलब ऐसी प्लांट जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, कैसे मेंटेन करोगे, नहीं होगा वहां पे। ये सिर्फ कहाँ पे हो सकता है, हर्बेसियस प्लांट में। तो वुडी प्लांट में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। दूसरा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई हो गई तो रूट प्रेशर गायब। ठीक है, मतलब ये आपको जो है, जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होती है, कब के समय, दोपहर के टाइम पे, दिन में, ठीक है, तो उस टाइम जो है रूट प्रेशर होता नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि जो है वाटर का अपटेक हो रहा है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जबकि अपवर्ड मूवमेंट, ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि वाटर तो कहीं ना कहीं से जा रहा है। ठीक है, वाटर तो कहीं ना कहीं से जा रहा है, दैट मीन्स कि रूट प्रेशर थ्योरी भी फेल कर रही है। ठीक है, स्पेशली जो बड़े बड़े प्लांट थे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, इसको एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, फेल हो गई। फिर तीसरी एक थ्योरी आई, फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिसका लिविंग थिंग से कोई रिलेशन नहीं। आज की डेट पे सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो फिजिकल फोर्स थ्योरी का पार्ट है। बहुत सारी थ्योरी आई, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, डिक्सन एंड जॉली की। कौन सी, कोहेसन एडिशन एडिशन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। क्या नाम बताया मैंने, कोहेसन एडिशन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, पुल होता है, और रूट प्रेशर में क्या होता है, पुश फोर्स होता है। रूट प्रेशर में जो पुश है वो एक मॉडरेट पुश है। मॉडरेट की हिंदी क्या होती है, एक हल्का सा, बहुत तीव्र नहीं होगा, बहुत जो है फोर्सफुल नहीं होगा, हल्का सा फोर्स होगा जो कितना ज्यादा 2 मीटर तक उठा पाएगा पानी को। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो
फिजिकल फोर्स थ्योरी में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो डिक्सन एंड जॉली की कोहेसन एडिशन ट्रांसफॉर्मेशनल फ्लूइड थियरी। ठीक है, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करना है इस वाली पे, जहाँ पे आएगी मतलब तुमको समझ में आया कि जो मैकेनिज्म है एसेंटॉक्स का वो टाइम टाइम पे चेंज हुआ और फाइनली एक मैकेनिज्म आके बिल्डअप हुआ, एक मैकेनिज्म बना। ठीक है, जिसमें जिसमें माना गया कि इस तरह से एसेंटॉक्स होता होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है, होना चाहिए। टाइम तो हो गया है, मैं लिखाऊं कि ना लिखाऊं? अभी आज रहने देते हैं। तो मुझे आज जो रोक देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम हो चुका है। तो चांसेस अभी हमको क्या बताना है, एसेंट ऑफ सब खत्म होगा तो एक ट्रांसपायरेशन का टॉपिक है। अच्छा ये पर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। 15 मिनट में अगर ठीक से चले तो 15 मिनट बहुत है। माइट भी चांसेस कि आपका जो कल कल नहीं तो अगला जो वीक है, अगले वीक में अभी फिजिक्स चलनी है, अगले वीक में चलनी है? फिर 2 वीक लगेगा, तो फिर अगले वीक में खत्म होगा। देखते हैं, अगर अगर कोई जुगाड़ हो पाया तो माइट भी चांसेस कि अगले वीक से ही हम लेक्चर लेने लगे। मैंने बात हुई है तो फिजिक्स आपका पहले हो जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर लेक्चर फ्री होगा। क्योंकि वो पार्ट अगर खत्म हो जाएगा कि एनसीईआरटी का जो रीडिंग वाला है तो हम आराम से भी चलेंगे, तो ये आराम से खत्म कर लेंगे।